हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंटिन्यू लेसन है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिया और 4 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार थे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर कर लिया। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है जो है पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। ये अग्निशामक यंत्र का जो चित्र आप दिख रहे हैं, डायग्राम आप दिख रहे हैं, ये आप लोगों ने बहुत सारे ऑफिसेज़ में, घरों में, बिल्डिंग में और जो है जो लिफ्ट में, हर जगह पे ये आपको बैंक वगैरह में जाएंगे, कॉलेज में, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो इसको ये पारंपरिक रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर है। ये बहुत बड़ी आग को तो नहीं बुझाता है, लेकिन छोटे मोटे आगों को बुझाकर जो है बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया जाता है। उसके लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कैसे बना होता है, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना, आंतरिक संरचना यहाँ पर दी गई है। इसको थोड़ा सा देख कर समझेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है। किसका होता है? सोडियम बाइक, मतलब जो हम लोगों का खाने का सोडा होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में NaHCO3 यही बताया था ना, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो है पाउडर होता है और कांच की एक कुप्पी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर देखिए आंतरिक संरचना में कि ये जो पूरा ब्लू रंग का है, ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ है और ये थोड़ी सी कीप जैसी, बोतल जैसी संरचना है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। इसके ऊपर ये कीप लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कीप लगा हुआ है। तो कैसे ये काम करता है कि यंत्र की जब घुंडी दबाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो घुंडी है, इसको जब हम कस के दबाते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होकर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये टूट कर जो है इसमें गिर जाता है और बहुत तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया होती है और जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है का निर्माण होता है और वो पाइप से, यहाँ पर जो पाइप होती है उससे बाहर निकलने लगता है। इस पाइप के माध्यम से बाहर निकलने लगता है और आग पर डालने पर आग बुझने लगता है। तो CO2 जो अग्निशामक यंत्र जंग न लगने वाले विद्युत अवरोधक होते हैं, इसलिए विद्युत उपकरणों व यंत्रों में आग लगने पर इसका उपयोग किया जाता है। चाहे वो आग किसी भी चीज़ से हो, अगर वो आग जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण लग जाए तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है इसका उपयोग करने पर आपको बिजली का करंट लगेगा। ठीक है। उसके बाद CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग छोटे स्तर पर आग बुझाने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। बड़े पैमाने पर आग रोकने के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र जो है पूरे नहीं पड़ते हैं। आधुनिक अग्निशामक यंत्रों में द्रव्य व ठोस रूप में CO2 को संपीड़ित कर भरी होती है। आजकल के जो आते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ही बहुत दबाव में, अधिक दाब में उसको संकुचित, थोड़े से खूब दाब लगाकर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे बॉटल में भर दिया जाता है, संपीड़ित कर भरी जाती है और दाब कम करने पर वो गैसीय अवस्था में हो जाता है। तो जब हम बहुत दाब कम कर देंगे तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और जोर से वक्राकार नली से बाहर निकलता है। ठीक है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत यहाँ पर दी हुई है कि 2NaHCO3 मतलब क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सब जब अभिक्रिया होता है तो NO2SO3 मतलब सोडियम सल्फाइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 3 चीज़ों का निर्माण होता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये संरचना समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। इसके बाद इसी क्रम में आगे दिया है कि आजकल अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 4 प्रकार के जो है अग्निशामक यंत्र होते हैं, जिसमें एक वाटर टाइप का होता है जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक फोम टाइप का होता है जिसमें फेन या झाग निकलता है और उसके माध्यम से क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं। एक होता है ड्राई केमिकल, सूखा हुआ केमिकल को भर के उसको बनाया जाता है। और एक होता है CO2 टाइप का, जो अभी आपने पढ़ा, ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मीथेन अणुसूत्र CH4 तथा अणु द्रव्यमान 16। ठीक है। मीथेन क्या होता है? CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से बना हुआ मीथेन होता है। बहुत ही स्टेबल होता है। तो प्रकृति में जो मीथेन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो प्रकृति में मीथेन गैस लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या है कि जैविक पदार्थों की हवा में अनुपस्थिति में होने वाले विघटन से जो है मीथेन गैस का निर्माण होता है।
हवा की अनुपस्थिति में, मतलब जैविक पदार्थ ऐसी जगह पर जब पड़ जाए जहाँ पर हवा ना हो, तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ज़मीन के अंदर दब जाए कोई चीज़, कोई जानवर, मनुष्य या पेड़ पौधे बहुत गहराई तक दब जाए जहाँ हवा न मिले, तो उसके अंदर इस प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि मीथेन का निर्माण होता है। फिर बायोगैस में भी मीथेन का निर्माण होता है। बायोगैस की संरचना आप आगे नीचे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है। उसके बाद कोयले की खादानों में, कोयले की खादानों कैसे निर्माण होते हैं, बहुत लाखों साल पहले जो एक जंगल या बहुत सारे एनिमल जहाँ दब जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी, पहाड़, सब चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, तो अंदर वो सब चीज़ें क्या होती हैं, कोयला बन जाती हैं, और उन सब चीज़ों के अंदर ही मीथेन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद दलदल की सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मीथेन गैस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखेंगे कि मीथेन गैस को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। या फिर ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है कि मीथेन गैस को मार्श गैस क्यों कहते हैं, तो भी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि मीथेन गैस जब दलदली एरिया में या इलाकों में पाया जाता है तो इसे मार्श गैस कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण से उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस की तापमान तक गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन, इस सबको क्या करेंगे, निकल की उपस्थिति में, यानी कि निकल उत्प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में 300 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो भी CH4 का निर्माण होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि लास्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। मतलब प्राकृतिक गैस के जो होते हैं भंजक आसवन, ये सब चीज़ें अभी आपको आई थिंक पता होगी, जब भंजक आसवन किया जाता है तो वहाँ पर भी इसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला इसका मीथेन का ये सब रासायनिक गुण था। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। रासायनिक गुण मतलब कि क्रियाएं किस किस चीज़ों से होती हैं। भौतिक गुणधर्म होता है यानी कि वो कैसा दिखता है, उसका रंग स्वाद कैसा होता है। तो देखिए कि मीथेन का गलनांक जो होता है वो -182.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और मीथेन का क्वथनांक -161.50 डिग्री सेल्सियस है। यह गैस रंगहीन होता है। द्रव्य मीथेन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मतलब कि ये क्या होता है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और पानी में मीथेन बहुत कम मात्रा में घुलती है। जैसे गैसोलीन, ईथर, एल्कोहल जैसे कार्बनिक विलायकों में यह अधिक मात्रा में विलेय है। मतलब पानी में ये घुलता नहीं है, लेकिन इसे अल्कोहल में अगर घोला जाए, ईथर या इन सब चीज़ों में घोला जाए तो ये घुल जाता है, और कमरे के तापमान पर मीथेन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये इसके हो गए भौतिक गुणधर्म। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि मीथेन के रासायनिक गुणधर्म में क्या है कि मीथेन अत्यधिक बहुत ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीली ज्वाला के साथ जलता दिखाई देता है। इस अभिक्रिया को 213 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है और मीथेन की गैस संपूर्ण रूप से जल जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो रासायनिक अभिक्रिया ये है कि जब CH4 को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति पे गर्म करेंगे तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, थोड़ा सा जल निकलेगा और बहुत ऊष्मा निकलेगी जो कि नीली ज्वाला के साथ जलती दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो हम लिख सकेंगे कि ऊष्मा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, यानी कि परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में जब हम 250 से 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर मीथेन और क्लोरीन गैस में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रमुख रूप से मीथेन क्लोराइड मतलब Cl2, CH3Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। ये हम परावैंगनिक किरणें कहाँ पर पाई जाती हैं, सूर्य के प्रकाश में, तो उसकी उपस्थिति में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन का उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज के निर्माण में, अन्न प्रक्रिया में, पेट्रोल के शुद्धिकरण जैसे कार्यों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसके बाद सबसे कम लंबाई वाला जो हाइड्रोकार्बन होने के कारण, मतलब कि इसमें सबसे कम लंबाई होते हैं, तो मीथेन की ज्वलन से उत्सर्जित होने वाला CO2 का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद एथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड और अमोनिया और
एसिटिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उपयोग का। यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है कि सन 1776 से 1778 के दौरान एलेजेंड्रो वोल्टा को दलदल की गैस का अध्ययन करने पर मीथेन गैस का पता चला था। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा नहीं है, इस साल रिड्यूस किया गया है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो ये वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस संयंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो है संरचना बनाने के लिए एग्जाम में पूछता है कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी संरचना कैसे दी है कि ये बनता कैसे है कि जानवरों के गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनका सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन होता है, जिससे कि मीथेन गैस का निर्माण होता है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। यहाँ पे जो मीथेन गैस निकलता है, बाहर निकलने का जो मार्ग होता है, उसे ही बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का यूज़ जो है, उपयोग रसोई के लिए ईंधन के रूप में आपूर्ति करने वाला सस्ता विकल्प है। बायोगैस संयंत्र का उपयोग बिजली के निर्माण में भी किया जाता है। जैव वायु लगभग 55 से 60 मीथेन और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस एक सुविधाजनक ईंधन तो है ही, साथ ही इस प्रक्रिया में अच्छे उर्वरक की भी निर्मित होती है। यानी कि जब हम इसमें बहुत मात्रा में गोबर, खरपतवार और कूड़े सब जब डालते हैं तो इस जो बचा हुआ मिश्रण होता है नीचे, उसका हम खाद के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी संरचना दी है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए एक गोबर पानी का मिश्रण हम नीचे डालते हैं तो ये नीचे अंदर आने का मार्ग है और यहाँ पर सारा मिश्रण आ जाता है। यहाँ पे ये ढक्कन लगा हुआ होता है और ये उत्प्रवाहक टंकी है। तो यहाँ पे जब ये सड़ता है, सूक्ष्मजीवों से अभिक्रिया होती है तो मीथेन गैस का, बायोगैस का यानी कि निर्माण होता है और ये इस पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। इसके बाद जो ये बचा हुआ पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, वो यहाँ पर आ जाता है और इस टंकी के यहाँ से हाथ डालकर जो है, इस ढक्कन, यहाँ पर एक छोटा छोटा ढक्कन यहाँ भी लगा रहता है, इसको खोलकर और यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निकालकर खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो बायोगैस के अंदर जो क्रियाएं होती है वो देख लेते हैं कि बायोगैस निर्मित में अनॉक्सी मतलब एनएरोबिक प्रकार की होती है। ये 2 स्तरों पर होती है, मतलब इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल भी प्रवेश ना हो। तो अल्प निर्मित यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एसिड, अम्ल निर्मित, तो कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है और कार्बनिक अम्लों यानी ऑर्गेनिक एसिड की निर्मित होती है। अब मीथेन वायु निर्मित भी करता है, यानी कि मीथेनोजेनिक जीवाणु कार्बनिक अम्लों पर अभिक्रिया कर मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। देखो CH3COOH क्या करते हैं, मेथोजेनिक जो जीवाणु है वो मीथेन का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस तरीके से जो है ये कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, जीवाणु द्वारा अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अनाक्षिक क्रिया होती है, यहाँ पे अम्ल का निर्माण होता है और इस तरीके से मीथेन के कार्य बायोगैस में पूर्ण कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगी। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये स्वाध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको मैं बोल दूंगी या फिर इसका आंसर मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।